हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं का विषय इतिहास, लेसन भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, उसके बहुत सारे भाग हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसका जो अगला भाग है मौर्य प्रशासन, उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कि मौर्य प्रशासन यानी कि मौर्य राजाओं के समय जो विस्तार पूर्वक जो मौर्य राजाओं का जो साम्राज्य था, तो इतना बड़ा साम्राज्य आखिर कैसे चलता था, इसकी शासन व्यवस्था का प्रबंधन कैसे होता था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मौर्य प्रशासन के जो प्रमुख स्रोत हैं, मौर्य प्रशासन के बारे में जो हमें जो जानकारी मिलती है, वह जानकारी हमें इंडिका, अर्थशास्त्र और अशोक के अभिलेखों से मिलती है। तो मौर्य प्रशासन की जानकारी के प्रमुख स्रोत इंडिका, जो कि यूनानी लेखक मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है, अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है, और अशोक के अभिलेख। इनसे हमें मौर्य प्रशासन के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है। अब हम देखते हैं पहली बार मौर्य प्रशासन के समय हमें पहली बार राजनीतिक एकता का दर्शन होता है। भारत की राजनीतिक एकता का प्रथम बार जो दर्शन होता है, या प्रथम बार राजनीतिक एकता जो देखने को मिलती है, वह मौर्य राजाओं के समय देखने को मिलती है। और सत्ता का केंद्रीकरण, यानी कि संपूर्ण साम्राज्य की सारी शक्तियां केंद्र में निहित थी। केंद्र में बैठे हुए लोग सारे साम्राज्य पर नियंत्रण रखते थे। ऐसी व्यवस्था को केंद्रीकरण व्यवस्था कहा जाता था। उपधा परीक्षण से अभिप्राय कि मौर्य राजाओं के समय अधिकारियों की नियुक्ति के लिए योग्यता और चरित्र का परखा जाना उपधा परीक्षण कहलाता है। योग्यता व चरित्र के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति, इसे उपधा परीक्षण कहा जाता है। अब मौर्य प्रशासन, जिसके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं, तो मौर्य प्रशासन आखिर इतना बड़ा साम्राज्य किन किन की सहायता से चलता था, कौन कौन से विभाग थे, उसका सब विस्तार वर्णन देखते हैं हम। तो मौर्य प्रशासन का जो प्रमुख भाग था, मौर्य प्रशासन का जो प्रमुख व्यक्ति था, वह था राजा। तो मौर्य प्रशासन का सबसे प्रमुख व्यक्ति या प्रमुख अंग जिसको कहेंगे राजा। मौर्य प्रशासन का जो पहला अंग है राजा, जिसको सम्राट कहा जाता था, और सारी शक्तियां राजा में निहित थी, चाहे व्यवस्थापिका की, न्यायपालिका की, कार्यपालिका की। इन सभी स्त्रोतों, इन सभी जो शक्तियों का जो स्त्रोत था, वह राजा था। राजा जो होता था वह निरंकुश होता था, परंतु उस समय जो राजा का जो व्यवहार था प्रजा के प्रति, वह पितृपरक व्यवहार था। पितृपरक व्यवहार यानी कि
जो राजा था वह अपनी प्रजा को संतान के समान मानता था। जिस प्रकार एक पिता है वह अपने पुत्र का पालन पोषण जिस हिसाब से करता है, उसी प्रकार से जो राजा था वह भी अपनी प्रजा को संतान मानता था और उसके अनुसार अपनी प्रजा पर व्यवहार करता था। केंद्रीय प्रशासन का जो दूसरा भाग है मंत्रिण, राजा के कार्यों में सहायता के लिए एक परिषद होती थी जिसे मंत्री परिषद कहा जाता था। जिसे मंत्री परिषद कहा जाता था। सम्राट जो होता था मंत्री परिषद की सहायता से शासन व्यवस्था का संचालन करता था और इन मंत्री परिषद में से कुछ 3-4 जो मंत्रियों का समूह होता था, 3-4 मंत्रियों का समूह उसे मंत्रिण कहा जाता था। उसे मंत्रिण कहा जाता। मंत्री परिषद एक बहुत बड़ी संख्या में सदस्य होते थे, उसमें मंत्री होते थे और मंत्री परिषद में से भी कुछ चुने हुए जो मंत्री होते थे उसको मंत्रिण कहा जाता था। आधुनिक अगर हम राज्य व्यवस्था की बात करेंगे तो कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री। तो अब मंत्रियों को कैबिनेट स्तर के मंत्री मान सकते हैं। उसमें सेनापति है, युवराज है, ये प्रमुख जो मंत्री होते थे और विभिन्न आकस्मिक विषयों पर जो चर्चा होती थी या गंभीर विषयों पर जो चर्चा होती थी, सम्राट मंत्रियों की सहायता से उस पर विचार करता था और उस पर डिसीजन लेता था। तो दूसरा जो भाग है केंद्रीय प्रशासन का वह है मंत्री, और मंत्री में मंत्री परिषद जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती थी, और दूसरा जो समूह इसी में से एक समूह निकला है मंत्रिण जिसकी संख्या 3 या 4 होती थी और इनको ही सर्वाधिक वेतन दिया जाता था। इनका जो वेतन था लगभग 48,000 पण था। 48,000 पण प्रति वर्ष। अगला जो केंद्रीय प्रशासन का जो भाग है अधिकारी, मौर्य प्रशासन की जानकारी का स्रोत इंडिका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से हमें जानकारी मिलती है कि 18 विभाग थे उस समय। 18 विभाग थे और 18 विभागों को तीर्थ कहा जाता था। 18 विभागों को तीर्थ कहा जाता था। इसके अलावा 27 विभिन्न प्रकार के अध्यक्षों, 27 विभिन्न प्रकार के अध्यक्ष, इनका वर्णन अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दे रखा है। तो सम्राट जो होता था इन 18 विभागों की सहायता से और 27 अध्यक्षों की सहायता से पूरा प्रशासन चलाता था, पूरा साम्राज्य चलाता था, पूरे देश की व्यवस्था को वह देखता था। अगला जो महत्वपूर्ण भाग है वह है चौथा नगर प्रबंधन। जिस प्रकार आज आधुनिक व्यवस्था में हम देखते हैं कि नगरों का एक अलग से प्रबंधन होता है, गांव ग्रामीण व्यवस्था का एक अलग से प्रबंधन होता है, तो उस समय में भी बड़े बड़े नगर थे, जैसे तक्षशिला हो गया, पाटलिपुत्र, ये बड़े बड़े नगर होते थे। तो नगरों के प्रशासन का एक अलग से भाग होता था। तो नगर प्रबंधन, तो नगर का सबसे प्रमुख अधिकारी होता था उसको नागरक कहा जाता था। नागरक, नगर से बना नागरक। और उसके अन्य सहायक कर्मचारी होते थे, उनकी सहायता से वह नगर प्रबंधन करता था। उसके अलावा नगरों के प्रबंधन के लिए अलग अलग विभिन्न प्रकार की समितियां बनी थी। तो 5-5 सदस्यों की छह समितियां थी।
पांच पांच सदस्यों की 6 समितियां थी और 6 समितियां जो होती थी पूरे नगर की व्यवस्था को देखती थी। तो ये समितियां थी, पहला है उद्योग समिति, दूसरा विदेशी नागरिकों की व्यवस्था का प्रबंधन करने वाली समिति, उसके बाद तीसरा जो है जनगणना समिति, तीसरी समिति है वह जनगणना समिति, चौथी व्यापार वाणिज्य से संबंधित समिति, और उसके बाद निर्मित वस्तुओं की देखभाल, निर्मित वस्तुओं की देखभाल करने वाली समिति, और अंतिम समिति थी छठी बिक्री कर संबंधी समिति। ये 6 समितियां थी नगरों के सुप्रबंधन के लिए, नगरों की अच्छी व्यवस्था के लिए। मौर्य राजाओं के समय 5-5 सदस्यों की 6 समितियां थी जो निम्न थी: उद्योग समिति, विदेशी नागरिकों का प्रबंधन करने वाली समिति, जनगणना समिति, व्यापार वाणिज्य संबंधी समिति, निर्मित वस्तुओं की देखभाल करने वाली समिति और बिक्री कर संबंधी। इन सभी समितियों के अलग अलग कार्य होते थे। अलग अलग कार्य होने से नगरों का प्रबंधन बहुत अच्छा होता था। अब है सेना, पांचवा जो भाग है केंद्रीय प्रशासन का जो भाग है सेना। मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार था, उत्तर में, उत्तर पश्चिम में हम देखते हैं काबुल से लेकर इधर बंगाल की खाड़ी तक, इधर गुजरात में, दक्षिण में हम देखेंगे तो कर्नाटक तक, और उत्तर में कश्मीर तक। इतना बड़ा जो साम्राज्य था, तो इतना बड़ा साम्राज्य विस्तार मौर्य राजाओं ने जिसके सहायता से किया वो है सेना। तो सेना हम देखते हैं बहुत बड़ी सेना थी मौर्य राजाओं के समय, और इस सेना का प्रबंधन भी बिल्कुल कुशल था, और कुशलता पूर्वक सेना का संचालन होता था, कुशलता पूर्वक सेना का प्रबंधन होता था, और इसी की सहायता से मौर्य राजाओं ने बड़ी बड़ी विजय प्राप्त की। तो सेना की संपूर्ण व्यवस्था को देखने वाला सेनापति होता था। सेना की संपूर्ण व्यवस्था को देखने वाला, प्रबंधन करने वाला सेनापति होता था। वैसे तो सारी शक्तियां सम्राट में निहित थी, परंतु सुविधा की दृष्टि से सेना का जो कार्य है वह सेनापति देखता था। सेनापति सैनिकों की भर्ती करता था, कह सकते सैनिकों की भर्ती के बाद उनके जो वेतन संबंधी व्यवस्था को सेनापति देखता था। अगला जो अधिकारी था नायक, सेना का एक अगला जो अधिकारी था नायक। जब सेना किसी युद्ध में भाग लेती थी, उस समय सेना का जो नेतृत्व करता था, युद्ध के समय सेना का नेतृत्व करने वाला जो होता था उसको नायक कहते थे। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व जिस अधिकारी के पास होता था वह कहलाता है नायक। अब सेना के कुशल प्रबंधन के लिए वही 5-5 सदस्यों की 6 समितियां होती थी। 5-5 सदस्यों की 6 समितियां होती थी। वह सेना की सारी व्यवस्थाओं को देखती थी, सेना की सारी आवश्यकताओं को देखती थी। सेना के अलग अलग भाग थे। पहला है पैदल सेना, अश्व सेना,
रथ सेना, चौथा है गज सेना। सेना के प्रथम 4 भाग को पैदल सेना, अश्व सेना, रथ सेना और गज सेना, इन चारों को सम्मिलित रूप से चतुरंग बल कहा गया है। चतुरंग बल। 5वां जो भाग था सेना का, यातायात सेना, और छठा जो है वह नौसेना। तो ये सेना के भी अलग अलग भाग होते थे। 6 भाग बताए गए यहाँ पे, पैदल सेना, अश्व सेना, रथ सेना, गज सेना, यातायात सेना, नौसेना। इन संपूर्ण सैनिकों की सहायता से मौर्य राजाओं ने बड़ी बड़ी विजय प्राप्त की। अगला जो भाग है केंद्रीय प्रशासन में गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचरों का मौर्य प्रशासन में एक बहुत बड़ा हिस्सा था, बहुत बड़ी साझेदारी थी। मंत्रियों से लेकर प्रजा के बीच गुप्तचरों का एक जाल बिछा हुआ था। कहते हैं कि गुप्तचर वहां पे इतनी अधिक गुप्तचरी की जाती थी कि लोगों को भय लगने लगा था। लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते थे। तो गुप्तचर व्यवस्था ने कहीं न कहीं मौर्य प्रशासन को एक मजबूती प्रदान की। तो गुप्तचर व्यवस्था तो उस समय मौर्य राजाओं के समय संस्था और संचार, 2 प्रकार की गुप्तचर व्यवस्था थी। पहला है संस्था, दूसरा है संचार। एक स्थान पर रहकर छानबीन करने वाले, उनको संस्था कहा जाता था, और जनता के बीच जाकर छानबीन करने वाले, गुप्तचरी करने वाले, जानकारी पता करने वाले, इनको संचार कहा जाता था। तो ये सभी गुप्तचर व्यवस्था, यानी जो गुप्तचरी करने वाले जो लोग थे, जो अधिकारी थे, वह जो भी राजा के खिलाफ, राजा के विरोध में जो भी जनता के बीच में जो प्रतिक्रिया होती थी, उन प्रतिक्रियाओं को राजा तक पहुंचाने में और प्रशासन को मजबूती प्रदान करने में, विद्रोह को रोकने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते थे। तो गुप्तचर व्यवस्था के अंदर 2 तरह की व्यवस्था थी, संस्था और संचार। इनके द्वारा राजा अपने मंत्रियों पर नियंत्रण रखता था, राजा प्रजा पर नियंत्रण रखता था। अगली जो व्यवस्था है न्याय व्यवस्था। वैसे न्याय का जो प्रमुख व्यक्ति था वह राजा ही था, परंतु इसके अलावा भी मौर्य प्रशासन में अनेक व्यवस्थाएं कर रखी थी। तो न्याय व्यवस्था तो धर्मस्थीय, पहला है धर्मस्थीय न्यायालय, पहला है धर्मस्थीय न्यायालय, जिसको दीवानी न्यायालय कहा जाता है। दूसरा है कंटक शोधन न्यायालय, जिसको फौजदारी न्यायालय कहा जाता है। तो उस समय 2 प्रकार के न्यायालय थे, धर्मस्थीय न्यायालय और कंटक शोधन न्यायालय। इसके अलावा वहां न्यायपीठ की भी व्यवस्था थी, यानी कि जो न्याय अधिकारी थे एक से अनेक थे, 2-3 न्यायाधीश मिलकर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला देते थे। अंतिम स्रोत, न्याय का अंतिम स्रोत सम्राट था। उसके अलावा और भी अनेक अधिकारी थे, जैसे राजुक थे, व्यवहारिक थे। ये जो अधिकारी थे वह मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के प्रमुख आधार थे। न्याय व्यवस्था उस समय, मौर्य राजाओं के समय जो न्याय व्यवस्था थी कठोर थी। उस समय जो सम्राट थे वो कठोरता पूर्वक शासन करते थे और कठोर दंड देते थे, ताकि किसी भी प्रकार का विद्रोह
न हो, लोग शांति पूर्वक रह सके। अगला जो है 8वां मौर्य प्रशासन का जो 8वां जो भाग है राजस्व प्रशासन। तो इसके जो प्रमुख अधिकारी थे वह समाहर्ता, राजस्व इकट्ठा करने वाले, राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारियों को समाहर्ता कहा जाता था। और दूसरा है सन्निधाता। सन्निधाता जो कि कोषाधिकारी होता था। उस समय जो राजस्व प्राप्त होता था, वनों से प्राप्त होता था, खदानों से प्राप्त होता था, बिक्री करके वस्तुओं से प्राप्त होता था, कृषि से प्राप्त होता था, दुर्गों से प्राप्त होता था। अनेक स्रोत थे राजस्व के। सम्राट जो है वहां से राजस्व प्राप्त करता था और राजस्व प्राप्त करने के पश्चात उस राजस्व का प्रबंधन करता था और मौर्य प्रशासन वह अच्छी तरह से चलाता था। जन उपयोगी कार्य। मौर्य राजाओं ने अनेक जन उपयोगी कार्य किए। मौर्य राजा कहते थे कि हम किसी भी स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, कहीं पर भी हो, हमें हमेशा प्रजा के हित के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए, उनके पल पल की जानकारी मिलनी चाहिए, ताकि जो लोक कल्याण की जो भावना है उस भावना के अनुसार हम शासन कर सके, जनता को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। वह मौर्य राजाओं का ऐसा सोचना था। अब जनोपयोगी कार्य, पूर्व में हम बहुत इसके बारे में बहुत विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। वृक्ष लगवाए उन्होंने, नहरें, सिंचाई के लिए नहरें खुदवाई, बाग लगवाए, सराय, कुएं खुदवाए। ये सारे जो कार्य हैं मौर्य राजाओं के समय जनता के हित में किए गए, ताकि जनता है वह कुशल पूर्वक, सुख पूर्वक, आनंद पूर्वक उनके साम्राज्य में रह सके। आज एक बहुत बड़ा टॉपिक हमने पढ़ा, मौर्य प्रशासन। उसके हमने 8 बिंदु पर विस्तार से चर्चा की। मेरे ध्यान के अनुसार आपको निश्चित रूप से ये पूरा टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।